जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल रेडी टू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कड़ी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रत्येक वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करता है। इसी सिलसिले में आज हम लेके आए हैं जीके इम्पोर्टेंट नोट्स। चलिए बिल्कुल, भूगोल को अगर केवल फैक्ट्स की तरह नहीं बल्कि पैटर्न्स के जरिए समझा जाए तो वो दिमाग में एक नक्शे की तरह हमेशा के लिए छप जाता है। तो इसी नक्शे को खोलते हैं और चर्चा की शुरुआत सिंधु नदी तंत्र के ठोस आंकड़ों से करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा सफर है जो बर्फीले पहाड़ों से शुरू होकर अरब सागर की लहरों तक जाता है। नोट्स के अनुसार सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर? हाँ, सिर्फ एक नदी का सफर। और इसका कुल अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से भारत में इसका क्षेत्रफल 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अंत में ये विशाल नदी अपना मुहाना अरब सागर में मनाती है। बिल्कुल। इन विशाल आंकड़ों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ जुड़ता है जिस पर अक्सर परीक्षाओं में सवाल बनते हैं, और वो है सिंधु जल समझौता। अरे हाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक ऐतिहासिक समझौता है। इस समझौते के तहत भारत इस पूरे सिंधु नदी तंत्र के कुल जल का केवल 20% ही उपयोग कर सकता है। सिर्फ 20%? हाँ, बाकी 80% जल पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। अगर उद्गम की बात करें तो ये नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के बिल्कुल निकट से निकलती है। वहां के स्थानीय लोग इसे सिंगी खम्भान कहते हैं। सिंगी खम्बान, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। शेर का मुख, क्या शानदार नाम है। लेकिन उद्गम के बाद ये भारत में कैसे प्रवेश करती है? क्योंकि अक्सर नोट्स में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों का जिक्र आता है। यहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि नदी इन पहाड़ों के ऊपर से बहती है या कहीं और से। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बिल्कुल बीच से होकर बहती है। एकदम बीच से? हाँ, एकदम सटीक भौगोलिक स्थिति है ये। नदी ने इन कठोर चट्टानों को काटकर अपना रास्ता बनाया है, और जो मशहूर लेह शहर है वो इसी नदी के दाएं तट यानी राइट बैंक पर बसा हुआ है। अच्छा, राइट बैंक पर। बिल्कुल। अगर हम दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ की नदियां बहुत ही दुर्गम इलाकों से आती हैं। जैसे कि शोक और गिलगित? हाँ, शोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गैस्टिंग और द्रास, ये सब दाएं तट की नदियां हैं। परीक्षा के लिए इन सारे नामों को ऊंचाई वाले बर्फीले क्षेत्रों से जोड़ के देखना चाहिए। ये एक बेहतरीन तरीका इन्हें याद रखने का। राइट बैंक के बाद अब बात करते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की। यहाँ सबसे मशहूर नाम आता है पंचनद का। पंचनद, पंजाब की 5 मुख्य नदियां। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झिलम, इन सबका विवरण परीक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। मैंने देखा कि नोट्स में पंचनद की इन 5 नदियों में व्यास पर एक बड़ा सा स्टार मार्क लगा है। इसमें ऐसा क्या खास है? वही इसका सबसे बड़ा कैच है। पंचनद की बाकी नदियां भारत और पाकिस्तान की सीमाएं पार करती हैं, लेकिन व्यास इकलौती ऐसी नदी है जिसका जन्म और प्रवाह पूरी तरह से सिर्फ भारत की सीमाओं के भीतर ही होता है। मतलब ये सीमा पार नहीं करती? बिल्कुल नहीं, ये रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है, 460 किलोमीटर का सफर तय करती है और आगे चलकर भारत में ही सतलुज नदी में मिल जाती है। 460 किलोमीटर। एग्जामिनर्स का इस सबसे पसंदीदा सवाल होता है, जो नदी सीमा पार ना करे वो व्यास है। अब पंचनद की बाकी 4 नदियों के उद्गम और सफर को भी डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं झेलम से। ये कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि श्रीनगर शहर इसी नदी के किनारे बसा है। और यही नदी मीठे पानी की प्रसिद्ध वुलर झील का निर्माण भी करती है ना? हाँ, एकदम सही। आगे जाकर ये चिनाब में मिल जाती है। अब चिनाब की बात करें तो ये भी 1180 किलोमीटर लंबी है और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी? हाँ, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बड़ालाचा दर्रे से निकलती है। हिमाचल में इसे चंद्रभागा कहा जाता है क्योंकि ये चंद्रा और भागा नाम की 2 नदियों के संगम से बनती है। चंद्रभागा, ये नाम और बाड़ालाचा दर्रा दोनों ही नोट्स में हाईलाइट किए गए हैं। इसके बाद रावी और सतलुज का नंबर आता है। रावी नदी 725 किलोमीटर लंबी है और ये कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये चंबा घाटी से होकर बहती है और ऐतिहासिक लाहौर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। और सतलुज? सतलुज 1450 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम तिब्बत में राकसताल से होता है। यह नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती हुई शिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है।
और जो प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध है वो इसी सतलुज नदी पर स्थित है। एक और शानदार फैक्ट नोट्स में दिया गया है। पंजाब के हरीके बैराज में जहां ब्यास और सतलुज नदियां आपस में मिलती हैं, बिल्कुल उसी जगह से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। हाँ, जो राजस्थान को पानी देती है। बिल्कुल, सिंधु का जो पानी पश्चिम की तरफ चला गया उसे वहीं छोड़ते हैं। अब रुख करते हैं उस नदी तंत्र का जिसने असल में भारत की सभ्यता और हमारी आज की कृषि को सबसे बड़ा आकार दिया है, गंगा नदी तंत्र, जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की जीवन रेखा है। हाँ, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। लेकिन शुरुआत में इसका नाम गंगा नहीं बल्कि भागीरथी होता है और अंततः ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा के उद्गम और उसके गंगा बनने की कहानी परीक्षाओं के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं। वो कैसे? वे रट लेते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो गंगा बनती है। लेकिन एग्जामिनर पूछता है कि मंदाकिनी कहाँ मिलती है या पिंडर नदी का संगम कहाँ होता है। ओहो, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग का ये अंतर ही मेरिट लिस्ट तय करता है और इसे स्पष्ट करने के लिए पंचप्रयाग का लॉजिक समझना होता है। तो इस उलझन को सुलझाने और इन पांचों प्रयागों को याद रखने की कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल, इन पांचों प्रयागों में एक नदी हमेशा कॉमन रहती है, एक बेसलाइन की तरह, और वो है अलकनंदा। अच्छा, मतलब अलकनंदा फिक्स है। हाँ, हर प्रयाग में कोई दूसरी नदी आकर इस अलकनंदा से मिलती है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले ऊंचाई पर है विष्णु प्रयाग, जहां धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं। धौली गंगा और अलकनंदा। उसके नीचे आता है नंद प्रयाग, जहां नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। फिर है कर्ण प्रयाग, जहां पिंडर नदी अलकनंदा में मिलती है। ठीक है। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, जहां मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है। और अंत में है देवप्रयाग, जहां भागीरथी आती है। बिल्कुल, देवप्रयाग ही वो जगह है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां एक साथ मिलती हैं और यहीं से इस संयुक्त जलधारा को आधिकारिक तौर पर गंगा नाम मिलता है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। पहाड़ों का मुश्किल सफर तय करने के बाद गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हाँ, मैदानी सफर यहीं से शुरू होता है। एक बार जब गंगा मैदानों में आ जाती है तो इसमें कई नदियां आकर जुड़ने लगती हैं। बाईं ओर यानी लेफ्ट बैंक से मिलने वाली नदियों के कुछ बहुत ही दिलचस्प तथ्य हैं। शुरुआत करते हैं रामगंगा से। रामगंगा, जिसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। हाँ, ये गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और सबसे खास बात यह है कि ये प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ठीक बीच से होकर बहती है। ये एक बहुत अच्छा एक्स्ट्रा फैक्ट है। फिर है गोमती, जो 940 किलोमीटर लंबी है। गोमती पहाड़ों से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के मैदानी इलाके से निकलती है और लखनऊ शहर इसी के किनारे बसा है। इसके आगे घाघरा नदी है जो 1080 किलोमीटर लंबी है और गंडक है जिसकी भारत में लंबाई 425 किलोमीटर है, जो नेपाल हिमालय से आती है। लेकिन लेफ्ट बैंक की नदियों में परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण नदी कोसी है, जिसकी लंबाई 730 किलोमीटर है और जो गुसाईथान चोटी से निकलती है। नोट्स में इसे बहुत स्पष्ट रूप से बिहार का शोक कहा गया है। ये शोक वाला टैग इसे क्यों मिला है? इसके पीछे एक पूरा भौगोलिक विज्ञान है। कोसी नदी जब नेपाल के पहाड़ों से उतरती है तो अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेकर आती है। जब ये नदी बिहार के समतल मैदानी इलाके में पहुंचती है तो पानी की रफ्तार कम हो जाती है और गाद जमा होने लगती है। बिल्कुल, जब पानी को आगे बढ़ने का सीधा रास्ता नहीं मिलता तो नदी अचानक अपना मार्ग बदल लेती है। अच्छा, यह बदलाव इतना तेज होता है कि रातों रात नदी नए इलाकों से बहने लगती है। इसी भयानक तबाही और लगातार मार्ग बदलने की आदत के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बाप रे। बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का यह सिलसिला महानंदा नदी पर जाकर खत्म होता है, जो गंगा में लेफ्ट बैंक से मिलने वाली अंतिम प्रमुख सहायक नदी है। ये तो हुई लेफ्ट बैंक की बात। अब अगर हम दाएं तट यानी राइट बैंक से मिलने वाली नदियों को देखें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है यमुना का। बिल्कुल, 1365 किलोमीटर लंबी यमुना गंगा की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती है। और यमुना की अपनी भी सहायक नदियां हैं। हाँ, चंबल, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। इसके अलावा सिंध, बेतवा जो 480 किलोमीटर लंबी है, और केन नदी। दाएं तट से मिलने वाली एक और प्रमुख नदी सोन है। सोन नदी का सफर थोड़ा अलग है ना, क्योंकि आमतौर पर नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं। एकदम सही पकड़ा। सोन नदी जो 780 किलोमीटर लंबी है, प्रायद्वीपीय पठार के अमरकंटक से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए सीधे गंगा में आकर मिलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। हाँ, इसके अलावा छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली दामोदर नदी भी है जो 541 किलोमीटर लंबी है।
दामोदर आगे जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। गंगा के इस विशाल सफर के कुछ और बेहद रोचक तथ्य हैं जो सीधे परीक्षाओं के सवाल बनते हैं। गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जहां ये सबसे लंबी दूरी तय करती है, फिर बिहार, उसके बाद झारखंड जहां ये सबसे कम दूरी तय करती है, और अंत में पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के फरक्का के बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम बदलकर पद्मा हो जाता है। और साल 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। बिल्कुल, गंगा की ये यात्रा बांग्लादेश में जाकर पद्मा के रूप में आगे बढ़ती है, लेकिन वहां इसका संगम एक और विशाल नदी से होता है, और वो है ब्रह्मपुत्र। तो चलिए अब चर्चा को इसी तीसरी और सबसे शक्तिशाली नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र की तरफ मोड़ते हैं। इसका उद्गम भी तिब्बत में मानसरोवर झील के बिल्कुल निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। ब्रह्मपुत्र तंत्र की सबसे खास बात यह है कि नदी तो एक ही है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है इसके नाम बदलते जाते हैं। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कई बार। तिब्बत में ये लगभग 1100 किलोमीटर तक पूर्व की ओर बहती है, और वहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बती भाषा में सांगपो का अर्थ होता है शोधक या शुद्ध करने वाली। तिब्बत में पूर्व की ओर बहने के बाद इसके भारत में प्रवेश करने की भौगोलिक घटना बहुत ही नाटकीय है। अचानक से ये नदी अपनी दिशा कैसे बदल लेती है? तिब्बत के पठार पर पूर्व की ओर बहते हुए ये नदी नामचा बरवा पर्वत चोटी के पास पहुंचती है। वहां हिमालय की ढलान इतनी अचानक बदलती है कि नदी दक्षिण की ओर एक बहुत गहरा यू टर्न ले लेती है। यू टर्न? हाँ, इस यू टर्न पर नदी पहाड़ों को काटकर एक बहुत गहरे खड्ड का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गार्ज कहते हैं। इसी गार्ड से होते हुए नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और यहाँ इसका नाम दिहांग हो जाता है। दिहांग। और जब यह अरुणाचल से नीचे उतरकर असम पहुंचती है, तब इसमें लोहित और दिबांग नदियां आकर मिलती हैं। इन तीनों के संगम के बाद ही इस जलधारा का वास्तविक नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है? बिल्कुल। नोट्स में असम घाटी के संदर्भ में एक बहुत ही तकनीकी टर्म इस्तेमाल हुआ है, गुम्फित जलमार्ग। पहाड़ों से उतरकर असम में ऐसा क्या होता है कि नदी का रूप ही बदल जाता है? जब ये विशाल नदी अरुणाचल के खड़े पहाड़ों से उतरकर असम के समतल मैदान में आती है, तो इसकी स्पीड अचानक बहुत कम हो जाती है। भारी गाद जमा होने के कारण नदी की मुख्य धारा कई छोटी छोटी जलधाराओं में बंट जाती है, जो ऊपर से गुंथी हुई चोटी जैसी दिखती है। हाँ, इसे ही गुम्फित जलमार्ग कहते हैं। और क्या इसी प्रक्रिया के कारण वो मशहूर माजुली द्वीप बनता है? बिल्कुल सही। नदी की इन बढ़ती और वापस मिलती धाराओं के बीच जो जमीन का एक बड़ा सा हिस्सा बन गया, वही माजुली है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के भी कई अहम तथ्य हैं, जैसे लोहित नदी, जिसे खून की नदी भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा भूपेन हजारिका सेतु इसी पर बना है। और सुबनसिरी, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। साथ ही मानस नदी, जिसके किनारे मानस नेशनल पार्क है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो सिक्किम से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना से मिलती है, और फिर पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बन जाती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं।